हेलो एस्पिरेंट्स, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ के क्वेश्चन दिए गए हैं और यह टेस्ट नंबर 1 राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए उनको बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान में उधार से लिए गए प्रावधान और उनसे संबंधित देश। राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी आयरलैंड से, बिल्कुल सही है, यह आयरलैंड से लिए गए हैं। और संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका गलत है। आपकी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। मूल अधिकार ब्रिटेन से, ये भी असत्य है। आपके मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसमें कौन से सही सुमेलित है? तो आपका केवल एक सही सुमेलित है, इसलिए आपका 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन से सही है? संवैधानिक उपचार यानी कि आपका आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इससे व्यक्तियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इसमें रिट जारी करने की शक्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर विचार करने से मना कर सकता है। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय आपको इस पे संबंधित सुनवाई से कभी मना नहीं कर सकता। स्टेटमेंट नंबर 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अवर न्यायालयों में अन्य विधिक विकल्प न होने के बाद ही उपलब्ध होता है, ये भी आपका गलत है। अगर अन्य विधिक विकल्प उपलब्ध हैं तब भी अवर न्यायालयों में इसकी सुनवाई होती है। तो इसमें कौन से कथन सही है? आपका ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, इसलिए आपका क्वेश्चन विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से सही हैं? भारत के राज्यों द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट। कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकता है, हाँ ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 25 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे आपकी नैतिकता, लोक व्यवस्था, सदाचार, इनसे संबंधित प्रतिबंध भी लगा सकती है। भारत में एक आधिकारिक राजधर्म है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, इसमें सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका 1 और 2 सही हैं, इसलिए आपको विकल्प नंबर ए सही है। संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगता है। संविधान के कार्य, यस ये भी करेक्ट है। इससे सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता मिलती है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें असीमित स्वतंत्रता नहीं बल्कि सीमित, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, यह सरकार को समाज की सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है, ये भी आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4, यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, यह आपका करेक्ट है, इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है, बाकी 1 और 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संविधान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, स्टेटमेंट नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश विधियों को लागू करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों पर आधारित है और इसका नैतिक मूल्य से कोई संबंध नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें नैतिक मूल्यों को भी सीमित रूप में रखा गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, बिल्कुल करेक्ट। इसमें आपका ओनली 2 ऑप्शन सही है, इसलिए बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सरकार की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन करते हैं? सरकार की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन, स्टेटमेंट नंबर 1, एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है, बिल्कुल सही। एक निकाय जो केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं, सीमित रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और ये एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है, इसलिए इसमें केवल, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, एक निकाय जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 4, एक निकाय जो नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है, इसलिए आपका
1, 3 एंड 4 सही है, विकल्प सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है? नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट, यह धार्मिक संस्थानों की भूमिका को परिभाषित करता है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी तो जरूर देता है, लेकिन यह शासन में धार्मिक संस्थानों की भूमिका को निर्दिष्ट नहीं करता। यह सभी धर्मों के प्रति तटस्थता बनाए रखते हुए भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कायम रखता है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, यह समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक नियमों का एक समूह बनाता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार साझा करता है। ये लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देते हुए एक शाखा के एक सत्ता के केंद्रीकरण रोकने के लिए जांच और संतुष्टि सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न समूहों के शक्तिपूर्ण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये सही है। थर्ड, यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की सीमा को निर्धारित करता है। ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 29 एंड 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान सांस्कृतिक विविधता की सीमा को सीमित या परिभाषित नहीं करता, इसलिए आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह विशेष रूप से बहुमत के लिए अधिकार प्रदान करता है। यह स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत जाति, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है भारतीय संविधान, इसलिए आपका केवल इसमें सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख कार्य का सबसे सटीक वर्णन करता है? यह न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये आपका सही है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना पूछा गया। इसकी न्यायपालिका भाग 5, 6 में की गई है और राज्य की शक्तियाँ भाग 11 में। ये लोगों की आकांक्षाओं को, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यह नागरिकों के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि संविधान में अलग से आर्थिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है? फर्स्ट, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच साझा की गई शक्तियाँ, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज शक्ति साझा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच नहीं होगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक ही सरकार के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, इसलिए क्षैतिज शक्ति साझाकरण कहेंगे, इसलिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता हस्तांतरण, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे में दबाव समूहों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके इनका खुलकर विरोध करते हैं, ये आपका गलत है। खुलकर मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं करते। वे चुनावी शक्ति के लिए चुनाव भाग लेते हैं, यह भी आपका गलत है, क्योंकि वो चुनाव में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेते। वे राजनीतिक शक्ति धारण किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वह सरकारों पर इस प्रकार दबाव बना देते हैं कि सरकार राजनीतिक अस्थिरीकरण आ जाता है। वे गठबंधन सरकारों का हिस्सा होते, ये भी गलत है, क्योंकि वो चुनाव में ही भाग नहीं लेते, इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं? फर्स्ट, मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा सामान्य विधि का प्रयोग करके संशोधित किया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को सामान्य विधि द्वारा संशोधित नहीं किया जाता। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जहाँ केशवानंद भारती केस में सन 1973 में इस अंतर को और बल मिला, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वे राज्य की कार्रवाई से सुरक्षित है और न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में संपर्क कर सकता है, तो आपका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रबंधों के अधीन हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संविधान में गारंटी जरूर दी गई है, लेकिन राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शिष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
इसलिए आपका 2 और 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रिट के संदर्भ में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। कौन से सही सुमेलित हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना, यह आपका बिल्कुल करेक्ट है। परमादेश, अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई से रोकने का आदेश देना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि परमादेश किसी न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है जो सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी निकाय को उस कर्तव्य निभाने का निर्देश देता है जिसे वह पूरा करने में विफल रहा है, और परमादेश यह भी सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक प्राधिकार अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करता है या नहीं। उत्प्रेषण, किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना, ये भी आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निदेशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। वे गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि नागरिक उनके कार्यान्वयन की मांग करने के लिए न्यायालयों में संपर्क नहीं कर सकता। स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये भी आपका करेक्ट है एकदम। सभी स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर इन्हें वरीयता मिल सकती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपीओ के बीच संघर्ष के मामले में न्यायपालिका ने लगातार यह माना है कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वे लागू करने योग्य है और राज्य की कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। केवल 2 आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए जिम्मेदार है? भारत का निर्वाचन आयोग, गलत हो जाएगा। परिसीमन आयोग, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि परिसीमन आयोग भारत में एक महत्वपूर्ण निकाय है जो चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय निकाय है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग में सहयोग कार्य करता है, ये आपका सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के स्थान पर राज्यों का परिसंघ क्यों कहा गया है? स्टेटमेंट फर्स्ट, शब्द संघ यह प्रदर्शित करता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त इस शब्दावली का अर्थ है कि जब भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक संघीय प्रणाली है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, आपको करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट 2, परिसंघ का तात्पर्य है कि वित्तीय शक्ति केवल, ये आपका गलत हो जाएगा। एक संघ में राज्य किसी परसंघ की तुलना में अधिक स्वायत्त होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें संघ पावरफुल है, राज्य नहीं। संघ शब्द का तात्पर्य राज्यों और केंद्र के बीच आर्थिक संघ से, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की प्रणाली अर्ध अक्षीय है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जो राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली दोनों के पहलुओं को शामिल करता है, अर्थात इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी देता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के वरिष्ठतम नेताओं के परामर्श होती है, ये गलत है, क्योंकि वरिष्ठतम नेताओं का परामर्श भी नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श पर भारत के मुख्य CJI द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP चुनाव प्रणाली में प्राथमिक कारण क्या है कि एक पार्टी कम वोट लेकिन विधायिका में अधिक सीटें सुरक्षित करती है? पहले तो आपको इस प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार FPTP प्रणाली के तहत सीट जीत सकता है, भले ही उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो। स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रत्येक मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक वोट डालता है, ये आपका गलत है। बहुमत ना होने की स्थिति में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत सकता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे।
राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा से पारित हो सकता है। राज्यसभा केवल इस पर सिफारिशें दे सकता है और लोकसभा उसके लिए बाध्य नहीं है। इसमें उपराष्ट्रपति को पद के हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा के पास इसकी विशेष शक्ति है, क्योंकि वह विशेष बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी देकर प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। राज्यसभा संसद को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव पारित कर सकती है जो संसद को कुछ शर्तों के तहत राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4, संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है। स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधनों को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि राज्यसभा अकेले ऐसे संशोधन पारित नहीं कर सकती। इसलिए आपका 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समितियां केवल संसद सत्रों के दौरान कार्य करती हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल संसद सत्रों के दौरान नहीं, बल्कि जब सत्र नहीं चल रहा हो तब भी ये कार्य करती हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, समितियां बिलों की समीक्षा कर सकती हैं और सिफारिशें भी कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि समितियां विधेयकों को विस्तारपूर्वक समीक्षा सिफारिशें करके विधायी प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह विधेयकों के तकनीकी पहलुओं की जाँच भी करती हैं, उनमें संशोधन या सुधारों की सिफारिशें भी करती हैं। संयुक्त समितियाँ जेपीसी स्थायी निकाय हैं। पहले तो आप समझिए जेपीसी स्थायी निकाय होता क्या है। वे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं, जैसे कि वित्तीय घोटालों की जांच करना, विशेष विधेयकों का अध्ययन करना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात उनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि संसदीय समितियां जेपीसी स्थायी निकाय नहीं होती हैं। स्टेटमेंट नंबर 4, स्थायी समितियां बजट की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के बजट व्यय की जांच करने में स्थायी समितियों का विशेष रूप से रोल होता है। तो आपका दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संसद की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि संसद यह सुनिश्चित करती है कि अनुमोदित योजनाओं के अनुसार धन व्यय किया जाए और यह सरकार के वित्तीय प्रबंधन की भी समीक्षा करती है। स्टेटमेंट नंबर 2, बजट पारित होने के बाद सरकार के व्यय की जांच में संसद की भूमिका नहीं होती। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बजट पारित होने के बाद संसद सरकार के व्यय की जांच करती है और लोक लेखा समिति जैसी समितियों के माध्यम से संसद यह सुनिश्चित करती है कि धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और इसका अधिक व्यय या व्यय के कुप्रबंधन की समीक्षा भी की जाए। स्टेटमेंट आपका इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 3, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संसद द्वारा महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल करेक्ट है, और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संसद के पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है, जो इसे निर्वाचित विधायी निकायों के सभी स्तरों पर लागू करता है। इसलिए आपका ये भी सही है। पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्याय समीक्षा के अधीन है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि अधिकारों का अंतिम निर्णय अध्यक्ष या सभापति को होता है, लेकिन न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है।
एक केस हुआ था 1992 में कि होलोहन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं है, वे किसी न्यायालय में इस पर प्रश्न किया जा सकता है, यह दुर्भावना, विकृति आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसलिए आपके इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, न्यायाधीश वेतन और भत्तों के लिए कार्यपालिका या विधायिका पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होते। ये आपका सही है, क्योंकि संविधान में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है और ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तब भी चर्चा कर सकती है जब उनके निष्कासन की कार्यवाही नहीं चल रही हो। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चर्चा करने की अनुमति है जब तक कि उन्हें हटाने की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ नहीं हो जाती, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद में साधारण बहुमत से या कदाचार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि न्यायाधीशों को विशेष बहुमत से 2/3 की आवश्यकता होगी, इसी के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? यदि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल करना आवश्यक हो जाता है। स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। लोकसभा में बहुमत हासिल न होने पर राज्यसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राज्यसभा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। हालांकि राज्यसभा का सदस्य भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। स्टेटमेंट नंबर 3, प्रधानमंत्री को नियुक्ति के पश्चात लोकसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करना होता है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति के पश्चात आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। नंबर 4, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो भारत के प्रधानमंत्री को लोगों द्वारा प्रत्यक्षतः चुना जाता है। यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएंगे।